मैं 16 साल की हो चुकी हूँ और मेरा नाम दीपिका है। मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ, जहाँ पानी और बिजली की काफ़ी दिक्कतें होती हैं। सूरज ढलते ही हमारे कस्बे के लोग अपने सारे काम निपटाकर खाना खाकर सो जाते हैं। मेरे पिता जब मैं बहुत छोटी थी, हमें छोड़कर चले गए थे। हमारे घर में सिर्फ मैं, मेरी माँ और मेरे नाना जी रहते हैं। खेती ही हमारे जीवन का मुख्य सहारा है। माँ और नाना जी दोनों दिन भर खेत में काम करते हैं और अनाज उगाते हैं। माँ का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनूं और हमारे कस्बे का नाम रोशन करूं। मैं भी माँ के सपने को पूरा करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करती थी। माँ और नाना जी कभी मुझे खेत के काम में हाथ नहीं लगाने देते थे, ताकि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकूं। नाना जी अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वह मेरे साथ बहुत प्यारे और दयालु थे। हर शाम वह मुझे कहानियां और पुराने किस्से सुनाया करते थे। लेकिन हाल ही में एक ऐसी बात सामने आई जिस पर यकीन करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। एक रात लगभग 11 बजे कुत्तों के भौंकने की आवाज से मेरी नींद खुली। जब मैंने आंखें खोलीं तो देखा कि मेरी माँ और नाना जी कहीं जा रहे थे। मैं थोड़ी हैरान थी, क्योंकि यह काफी अजीब था। इससे पहले भी मैंने एक दिन माँ को नाना जी से बात करते सुना था। माँ कह रही थी कि नाना जी के रात वाले काम की वजह से वह बहुत परेशान हो जाती है। वह इस परेशानी से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। माँ ने कहा था, आपकी उम्र इतनी हो चुकी है, फिर भी आप यह काम रोज कैसे कर लेते हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। उनकी बातें सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई थी कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो नाना जी रात को करते हैं और जिससे इतनी परेशान रहती है। उस रात मैंने सोचा कि माँ और नाना जी कहाँ जा रहे हैं, यह पता लगाना होगा। मैंने चुपचाप बिस्तर से उठकर उनके पीछे जाने का फैसला किया। मैं धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगी, ताकि उन्हें पता न चले कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। रास्ता अंधेरा था, लेकिन मैं उनके कदमों की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ रही थी। वे दोनों गांव के बाहर वाले कच्चे रास्ते की तरफ जा रहे थे। मैंने खुद को छिपाए रखा और उनके पीछे पीछे चलती रही। थोड़ी देर बाद वे एक पुराने कुएं के पास पहुंच गए। ये कुआं गांव से दूर था और वहां कोई आम तौर पर नहीं आता था। मैंने देखा कि नाना जी ने कुएं के पास एक थैला निकाला और माँ उनकी मदद करने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वे दोनों क्या कर रहे थे। अचानक मैंने देखा कि नाना जी ने उस थैले में कुछ भारी चीज डालकर उसे कुएं में फेंक दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने सोचा कि आखिर वे कुएं में क्या फेंक रहे थे। क्या कोई खतरनाक बात थी जो वे मुझसे छिपा रहे थे? उसके बाद वे दोनों चुपचाप घर लौटने लगे। मैंने फौरन घर की तरफ दौड़ लगाई और बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक किया, जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन मेरा मन अब बहुत बेचैन था। मैं जानना चाहती थी कि वह थैला क्या था, और नाना जी आखिर रात को ऐसा क्या करते थे जिससे माँ इतनी परेशान रहती थी। अगले दिन सुबह मैंने माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा की तरह व्यस्त दिखी। मैंने सीधे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वह मुझसे नाराज ना हो जाएं। मैं सोच रही थी कि आखिर कैसे इस राह से पर्दा उठाऊं। मैं दिन भर परेशान रही, लेकिन किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। नाना जी हमेशा की तरह व्यवहार कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शाम को जब वे मुझे कहानियां सुनाने बैठे, तो मेरा मन उनके हर शब्द पर सवाल करने लगा। मैं उनके चेहरे को ध्यान से देख रही थी, लेकिन वहां कोई अलग भाव नहीं था। आखिरकार मैंने ठान लिया कि इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। अगले कुछ दिनों तक मैंने नाना जी और माँ पर नजर रखी, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। फिर एक रात वही हुआ जो मैंने पहले देखा था। नाना जी और माँ फिर से घर से बाहर गए। इस बार मैं पहले से तैयार थी। मैंने धीरे से अपना फोन उठाया और उनके पीछे पीछे चली। बिना किसी आवाज के इस बार भी वे उसी कुएं की तरफ जा रहे थे। मेरे दिल में कई सवाल उमड़ रहे थे। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो मैंने अपने फोन की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। फिर वही दृश्य दोहराया गया। नाना जी ने फिर से एक भारी थैला कुएं में फेंका। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे किस तरह की चीजें कुएं में फेंक रहे थे। इस बार मैंने थोड़ा और करीब जाने की हिम्मत जुटाई, लेकिन अचानक मेरा पैर किसी पत्थर से टकरा गया और आवाज हो गई। माँ और नाना जी ने तुरंत मुड़कर देखा। मेरे कदम वहीं रुक गए। माँ की आंखें मुझ पर टिक गईं और उन्होंने गुस्से से कहा, दीपिका, यहाँ क्या कर रही हो?
मैं कांपते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। नाना जी चुप थे, बस मुझे घूर रहे थे। माँ मेरी तरफ तेजी से आई और मुझे लगभग खींचते हुए घर ले गई। रास्ते में मैंने कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा। जब हम घर पहुंचे, तो माँ ने धीरे से कहा, यह बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। जो तुमने देखा, उसे भूल जाओ। लेकिन मैं कैसे भूल सकती थी? मैं जानना चाहती थी कि यह सब क्या हो रहा है। आखिरकार मैंने जिद पकड़ ली और माँ से सच बताने को कहा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद माँ ने थकी हुई आवाज में कहा, तुम जो देख रही हो वह सच में बहुत खतरनाक है। दीपिका नाना जी कुछ साल पहले एक बहुत बड़े कर्ज में फंस गए थे। हमें इस कर्ज को चुकाने के लिए कुछ गलत काम करना पड़ा। वह थैले जो तुमने कुएं में फेंकते देखा, वे उन लोगों की चीजें हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरे शरीर में सहर दौड़ गई। माँ ने कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें यह सब मजबूरी में करना पड़ा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या सही है और क्या गलत, और कैसे हमारे परिवार के लिए यह सब इतना सामान्य हो गया। उस रात के बाद मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया। माँ की बातों ने मेरे भीतर डर और संदेह पैदा कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नाना जी और माँ इतने बड़े राज्य को इतने सालों से छिपाए हुए थे। हर दिन अब एक बोझ की तरह लगने लगा था। मैं उनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। क्या यह सच में मजबूरी थी या फिर कुछ और? कुछ दिन बीते और मैंने महसूस किया कि मैं अब नाना जी और माँ के साथ सामान्य रूप से व्यवहार नहीं कर पा रही थी। उनके प्रति मेरे मन में एक दूरी बन गई थी। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटी, तो देखा कि नाना जी घर पर अकेले बैठे थे। माँ खेत में काम करने गई थी। मैंने सोचा कि शायद यह सही समय होगा कि मैं नाना जी से सच का सामना करूं। मैं उनके पास जाकर बैठी और साहस बटोरकर पूछ ही लिया, नाना जी, क्या आप मुझे सच में बता सकते हैं कि कुएं में फेंके जाने वाले थैलों में क्या होता है और आप यह सब क्यों करते हैं? नाना जी ने थोड़ी देर तक मेरी ओर देखा, फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, दीपिका, मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ देख चुकी हो और ये बात अब छिपी नहीं रह सकती। सच ये है कि मैं और तुम्हारी माँ कई सालों से एक गुप्त काम कर रहे हैं। हम रात के अंधेरे में उन लोगों की लाशें ठिकाने लगाते हैं जो गांव के बाहर हुए संघर्षों में मारे जाते हैं। मैं यह सुनकर स्तब्ध रह गई। लेकिन क्यों नाना जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। नाना जी ने बताया, यह काम हमने अपनी जान बचाने के लिए शुरू किया था। कई साल पहले जब तुम्हारे पिता जिंदा थे, उन्होंने गांव के कुछ ताकतवर लोगों से टकराव लिया था। उसके बाद से हमारी जान खतरे में थी। उन लोगों ने हमें यह काम करने पर मजबूर कर दिया। अगर हम यह ना करते तो हमारी जान चली जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं। नाना जी की बातों से साफ था कि यह सब मजबूरी में शुरू हुआ था, लेकिन अब ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मैंने सोचा, क्या अब भी इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? मैंने नाना जी से पूछा, क्या अब हम इसे रोक सकते हैं? क्या कोई रास्ता है जिससे हम इन लोगों से छुटकारा पा सकें? नाना जी ने मेरी तरफ देखा और उदास होकर बोले, यह रास्ता बहुत खतरनाक है। दीपिका, अगर हम इस काम को छोड़ते हैं तो वे लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन शायद तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा भविष्य इस सब से हमें दूर ले जा सकता है। यही एकमात्र उम्मीद है। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि मुझे हर हाल में पढ़ाई पूरी करनी है और इस गंदे चक्र से अपने परिवार को बाहर निकालना है। मैंने खुद से वादा किया कि मैं न सिर्फ अफसर बनूंगी, बल्कि उन ताकतवर लोगों से भी निपटगी जो हमारे परिवार को इस अंधेरे में धकेल रहे थे। न मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, इस राज से परिवार को आज़ाद करना और उन्हें एक बेहतर भविष्य देना। उस दिन के बाद से मेरी सोच और भी पक्की हो गई थी। मैं जानती थी कि अब मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, शिक्षा के जरिए इस दलदल से बाहर निकलने का। मैंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने लगी। माँ और नाना जी ने भी महसूस किया कि मैं अब बदल चुकी हूँ। वे अब मुझे खेत के काम से बिल्कुल दूर रखते थे ताकि मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकूं। नए एक दिन स्कूल में एक अफसर का दौरा हुआ। वह सरकारी योजना के तहत गांवों का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने छात्रों से बात की और जब मेरी बारी आई तो मैंने उनसे अपनी पढ़ाई और भविष्य के बारे में बात की। उन्होंने मेरी बातें ध्यान से सुनी
और मुझे सुझाव दिया कि अगर मैं मेहनत से पढ़ाई करती रहूं, तो एक दिन मैं भी प्रशासनिक अधिकारी बन सकती हूँ। उनकी बातें मेरे दिल को छू गईं। ये वही सपना था जिसे मैं माँ के लिए पूरा करना चाहती थी। उस दिन के बाद से मैंने पढ़ाई में और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। मैं देर रात तक जागकर पढ़ाई करती, किताबों में डूब जाती। माँ और नाना जी भी अब मुझ पर गर्व महसूस करने लगे थे। कुछ महीने बीत गए और एक दिन गांव में कुछ अजनबी लोग आए। उन्होंने पूरे गांव में डर का माहौल बना दिया था। मैं समझ गई कि यह वही लोग थे जिनके बारे में नाना जी ने बताया था। वह ताकतवर लोग जिन्होंने हमारे परिवार को अपने शिकंजे में फंसा रखा था। मैंने माँ से पूछा कि क्या यह वही लोग हैं, और माँ ने डरते हुए सिर हिला दिया। अब मुझे एहसास हो गया था कि सिर्फ पढ़ाई से ही हम इन लोगों से नहीं बच सकते। मुझे कुछ और करना होगा। मैंने एक योजना बनाई। मैं गांव के कुछ और लोगों से मिली जो उन अजनबियों से परेशान थे। धीरे धीरे मुझे पता चला कि वे लोग केवल हमें ही नहीं, बल्कि और भी कई परिवारों को दबाकर रखते थे। मैंने ठान लिया कि अब इस अन्याय का अंत करना होगा। मैंने उन गांव वालों से कहा कि अगर हम सब मिलकर खड़े हो तो इन लोगों को हराया जा सकता है। गांव के कुछ युवा भी मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गए। हमने एकजुट होकर उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की योजना बनाई। एक रात जब वे लोग फिर से गांव में आए, तो हमने उनके खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने का साहस किया। गांव के सभी लोग एक साथ आ गए और उन्हें गांव से बाहर निकालने की धमकी दी। उन अंजन को यह उम्मीद नहीं थी कि गांव वाले एक साथ मिलकर उनका विरोध करेंगे। उन्होंने कुछ देर तक हमें डराने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि गांव वाले झुकने वाले नहीं हैं, तो वे हार मानकर चले गए। यह हमारी पहली जीत थी, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मुझे पता था कि यह लोग फिर से लौट सकते हैं, और तब तक हमें और भी मजबूत होना पड़ेगा। मैंने ठान लिया था कि जब तक मैं अफसर नहीं बन और कानूनी रूप से इन लोगों से निपटने की ताकत नहीं जुटा लेती, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। इस घटना के बाद पूरे गांव में मुझे एक अलग नज़र से देखा जाने लगा। लोग अब मुझ पर विश्वास करने लगे थे। माँ और नाना जी भी अब मुझे पहले से ज्यादा समझने लगे थे। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वे अब किसी भी तरह के गलत काम में शामिल नहीं होंगे। मेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। अब मेरा लक्ष्य केवल पढ़ाई ही नहीं था, बल्कि अपने गांव और परिवार को इस अन्याय से पूरी तरह मुक्त करना भी था। मुझे विश्वास था कि एक दिन मैं अपने सपने को साकार करूंगी और अपने गांव को उन ताकतवर लोगों के चंगुल से हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस कहानी को लाइक करना ना भूलें।